हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आपका स्वागत है पीसी फार्मा चैनल में। और आज आपका पहला पेपर होने वाला है जो कि माइक्रोबायोलॉजी का है ना। तो ओके ब्रदर, आप लोग एकदम फाड़ के आइए, लिख के आइए बढ़िया से, क्योंकि आपने तैयारी की है और एक्सटेंड भी हुआ था डेट, है ना। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें यही आशा है आपसे। ओके, तो बढ़िया से करिए। और मैं इस वीडियो लेक्चर में जो ये लास्ट मोमेंट पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो होने वाला है, जो कि शॉर्ट्स क्वेश्चन और आंसर को मैं रिवीजन करवाऊंगा। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये भी है, या फिर मैं बता देता हूँ कि ये जिस प्लेस पे हूँ मैं, ये बहुत नॉइजी प्लेस है, बहुत शोरगुल हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। आप लोग अगर लगता है कि नीड है मुझे इस वीडियो देखने की, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए लास्ट तक, और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो पाए। तो 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। आपको ये सब चीज़ें क्लियर है, मैं पता है, लेकिन मैं कुछ फटाफट तेजी से इन चीज़ों को रिवीजन कर दूंगा। ओके ब्रदर, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो होने वाला है यहाँ पे, डिफाइन एसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। और ये मैं बता दूं, शॉर्ट्स क्वेश्चन का बहुत रोल होता है भाई हमारे क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि आप जो है 10 नंबर का एक क्वेश्चन लिखेंगे, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि 10 क्वेश्चन का नंबर है, तो उसमें आपको हेडिंग रहेगा, फिर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग रहेंगे, सब याद होना चाहिए एग्जैक्ट आपको कहीं ना कहीं हेडलाइन, तो ये दिक्कत होगी। लेकिन शॉर्ट्स क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर्स में से एक नंबर मिलने का कंपल्सरी रहता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी एग्जैक्ट पॉइंट लिख दिया तो, है ना। तो छोटे में बढ़िया नंबर मिल जाता है। 20 नंबर का है, 10 नंबर मिल जाएगा, बहुत हो जाता है। एक नंबर भी अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो बहुत होता है, लेकिन 10 नंबर वाला बहुत कन्फ्यूजन क्लियरिंग होता है, आपको टाइम भी ज़्यादा लेता है, आपको सोचना पड़ता है बैठ के, तो ये सब दिक्कतें हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को आप देखिए आराम से, ठीक है ना। समझ गए मोटिव क्या है, इससे वजह से आपको गेन होता है, आप पासिंग मार्क्स इसके वजह से ला पाते हैं। ओके, तो देखिए डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है भैया? एंटीसेप्टिक का सीधे सीधे मीन है ना, ऐसा एजेंट है जो ऑर्गेनिज्म पे यूज होता है, यानी ह्यूमन ऑर्गन्स पे या फिर जानवरों पे यूज होता है। जैसे हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, जो सिप्लाडिन, पोविडीन, आयोडीन, आपने देखा होगा भूरा कलर का निकलता है, ब्राउन ब्राउन, है ना। चोट वोट पे लगाते हैं कि वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, है ना। ओके, और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? ये ऐसे एजेंट हैं जो डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जैसे हम लोग फर्श पे फिनाल से सफाई करते हैं, है ना। और इंस्ट्रूमेंट वगैरह जैसे लेबोरेटरी में आप जाते होंगे प्रैक्टिकल के लिए, तो वहाँ पे चीज़ें यूज होती हैं। तो इसको इंग्लिश सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, एंटीसेप्टिक आर दोज एजेंट विच आर यूज टू द किल और पोसेस द माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्शन ऑन द ह्यूमन ऑर्गन्स। ओके, लाइक एग्जांपल पोविडीन आयोडीन क्रीम, पोविडीन आयोडीन क्रीम, इसी को आप सिप्लाडिन भी लिख सकते हैं, उसका ब्रांड नेम है। और डिसइंफेक्टेंट में एग्जांपल आप लिख देंगे फिनॉल। तो ऐसे आप एग्जैक्ट आप सेंटेंस वगैरह थोड़ा सा लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए डिफरेंशिएट माइक्रोबियल स्पॉयलेज एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अच्छा डिफरेंस बताना है माइक्रोबियल स्पॉयलेज का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कौन कौन से मतलब होते हैं अलग अलग तरीके के। तो ये देखिए इंडस्ट्री में ऐसे 3-4 लिख देंगे आप। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज। ओके, तो इसमें आप माइक्रोबियल स्पॉयलेज में लिख दीजिए फिजिको-केमिकल स्पॉयलेज, डीकलरेशन स्पॉयलेज, ऑर्डर चेंजेस स्पॉयलेज एंड केमिकल स्पॉयलेज। समझ रहे हैं बात? देखिए पहला फिजिको-केमिकल स्पॉयलेज में क्या होता है, आप देखिए सब चीज़ों को, जो भी इशूज़ आपको शोर वगैरह का हो रहा है, उसको अवॉइड करते हुए अगर आपको लगता है वीडियो देखना चाहिए, तो आप देखिए प्लीज़। सो अवॉइड द ऑल इशूज़, ओके, ओनली फोकस योर टारगेट। ओके, तो आप फिजिको-केमिकल में क्या होता है, या फिजिकल में आपके जो है आकार वगैरह चेंज हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। उसमें स्पॉयलेज का मतलब होता है ना, खराब हो जाना, खराब हो जाना। तो जब ऐसे देखते हैं आप रोटी वगैरह का ये सब खराब हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे समझ पा रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो वो होता है फिजिकल। केमिकल में क्या कलर, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे और उसके जो है बांड वगैरह टूट जाएंगे। कलर वाले में जो है कलर चेंज हो जाएगा, जैसे ब्लू कलर का कुछ रखा है आपने, हो सकता है वो येलोइश दिखने लगे, तो वो खराब हो गया है ना। ऑर्डर चेंजेस, ऑर्डर मतलब होता है महक, तो वो महकने लगे, जैसे कि पहले अच्छा सुगंधित था, अब वो जो है थोड़ा सा बदबूदार हो गया है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है, डिफाइन माइक्रोबियल एसे विद 2 एग्जाम्पल्स। माइक्रोबियल एसे क्या होता है भैया? एसे का मतलब होता है परखना, और माइक्रोबियल का मतलब होता है माइक्रोब्स के प्रेजेंस में। तो वी स्टडी अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी, सो ऐसे पूरा आप लाइन लिखिए एकदम, वी फोकस ऑन द स्टडी इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो सीधे से यहाँ पे लिखेंगे एक ऐसा परीक्षण है जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें माइक्रोब्स की सहायता से उसका आकलन करेंगे कि ये पोटेंसी सही है इसका, ये जैसा हम चाहते हैं वैसा है या नहीं है ना। ओके, तो ये माइक्रोबियल एसे कहलाता है। द माइक्रोबियल एसे आर इज अ प्रोसेस इन विच इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स वी चेक द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड इट्स पोटेंसी। ओके, चौथा पॉइंट देखेंगे, मैं देखिए बस हिंट दे रहा हूँ प्रॉपर। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए जो चौथा पॉइंट है, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट विद 2 एग्जाम्पल। डिसइंफेक्टेंट अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, डिसइंफेक्टेंट क्या है ना। डिसइंफेक्टेंट आर दोज एजेंट विच आर अप्लाई ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स फॉर द डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है कि माइक्रोब्स को किल करने की प्रक्रिया होती है। और 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो फिनॉल लिख दीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख दीजिए, है ना। ये सब हमने 10 नंबर में 7 नंबर के लिए प्रॉपर डिस्कस किया था। मैं वीडियो के लिंक में लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए
ई इंग्लिश द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक, आपको लिस्टेड करना है, लिखना है कितने टाइप होते हैं, तो लिखिए यहाँ पे देयर आर वेरियस टाइप विच आर इंक्लूडेड या विच आर गिवन बिलो, ऐसे करके नीचे लिख दीजिए नंबरिंग करके। पहला जो है सिंपल स्टेनिंग टेक्निक, दूसरा डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक, डिफरेंशियल में ही सब डिवीजन है, डिफरेंशियल में ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग, तो ऐसे आप लिख देंगे नंबरिंग करके। एसिड फास्ट को क्या बोलते हैं, जीहल निल्सन स्टेनिंग टेक्निक, ओके। एफ डिफरेंशिएट बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, आपको बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में अंतर बताना है, तो ठीक है। बैक्टीरिसाइडल यहाँ पे देखिए, बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया, और साइडल वर्ड जो है ये अलग से है कुछ, और बैक्टीरियो में भी बैक्टीरियोस्टैटिक में बैक्टीरिया है और स्टैटिक, तो साइडल का मतलब होता है ना किल कर देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को किल कर देना, और बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि उसकी ग्रोथ को रोक देना, स्टैटिक, ओके। तो ये चीज़ें अंतर है, सीधी सिंपल है। तो आप ऐसे दो पार्ट लिखिए, और बैक्टीरिसाइडल में ऐसे आप लिख दीजिए, बैक्टीरिसाइडल आर दोज एजेंट विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, विच इनहिबिट द इट्स सेल डिवीजन एंड डिसरप्शन द सेल्स वगैरह वगैरह, ओके। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक आर दोज एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ओके। तो ये चीज़ें हैं अंतर, डिफरेंस। फिर देखिए यहीं पे लिखा है डिफाइन एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया को आपको डिफाइन करना है। तो एरिया का मतलब होता है कि कोई एक जगह है, तो एरिया का मतलब होता है एक जगह की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर स्पेस की बात हो रही है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ना एक एरिया होता है जहाँ पे एसेप्टिक एरिया उसको इंडिकेट किया जाता है। एसेप्टिक का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, है ना। तो एसेप्टिक एरिया को डिफाइन करेंगे। एसेप्टिक एरिया आर दोज एरिया विच आर क्लीन या क्लीनेस्ट एरिया रिलेटेड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित एकदम क्लीन एरिया होता है, मतलब उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वहाँ पे नहीं रहेंगे। फॉर द स्पेशल टास्किंग और प्रोसीजर परफॉर्मिंग, है ना, हम स्पेशल तरीके से जो भी वहाँ पे प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें बनाना चाहते हैं, उसके लिए वहाँ पे ये सब एसेप्टिक एरिया तैयार किया जाता है। फिर ठीक है, आप जानते भी हैं। और एसेप्टिक एरिया का मैंने बताया भी था, 10 कॉलम एक पूरा रूम बनाइए रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप आप समझते हैं, ऐसे करके पूरा इसमें 10 रूम 10 बना दीजिए, है ना। 4 हुआ यहीं पे एक और, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिस होता है, यहाँ पे स्टॉक रूम होता है, यहाँ पे कंपाउंडिंग एरिया होता है, यहाँ पे क्लीनिंग एरिया, यहाँ पे स्टेलाइजेशन एरिया, यहाँ पे फीलिंग एरिया, यहाँ पे क्वारंटाइन एरिया, यहाँ पे पैकेजिंग एरिया, और यहाँ पे आपका क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग एरिया है, और यहाँ पे स्टोरेज एंड शिपिंग एरिया। तो ये प्रॉपर आप कर दीजिएगा जरूर, ओके ब्रदर। चलिए, तो यहाँ पे ये मैटर हो गया। अब देखते हैं यहीं पे सेल कल्चर एप्लीकेशन, राइट एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। तो सेल कल्चर क्या होता है, ये आप सेल कल्चर पता है। सेल कल्चर जो है, सेल कल्चर इज अ प्रोसीजर इन विच वी टेक द प्लांट सेल और एनिमल सेल एंड इंक्यूबेट इन प्रॉपर मीडिया फॉर द स्टडीज़, ओके। तो ये सेल कल्चर होता है। और सेल कल्चर की एप्लीकेशन क्या यूज़ बताने, तो हम बता देंगे इसमें मॉडलिंग के लिए। मॉडल आपने देखा होगा, जो मॉडल का मतलब होता है कि उसी आर्गन का सेल्स रहेगा, उस पर हम देखेंगे कि हाँ ये कैसा है, क्या चीज़ें, ये मॉडल होता है। जैसे कि हम लोगों को लेबोरेटरी वगैरह में दिखाया जाता है प्रैक्टिकल के दौरान, वो प्लास्टिक वगैरह का मॉडल बना होता है, आँख का, कान का, नाक का, है ना, मुंह का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये होता है मॉडलिंग में। और न्यू स्टडीज़ में, वैक्सीन प्रिपरेशन में, है ना, ये सब चीज़ें, कैंसर इन्वेस्टिगेशन में, ओके। तो ये सेल कल्चर का सब फायदे हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड माउल्ट्स। इसमें देखिए इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ध्यान नहीं देना है कुछ, बस सुनते जाइए शब्द को, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, आप रिलेट कर पाएंगे, ओके। यहाँ पे देखिए जो ये ईस्ट और माउल्ट्स में डिफरेंस बताना है, तो ये आपको पहले तो पता ही है कि ये दोनों फंगी के ही टाइप्स हैं, है ना, ईस्ट और माउल्ट्स। तो यहाँ पे ईस्ट जो है, ईस्ट में अब सीधे लिखिए ईस्ट इज अ टाइप्स ऑफ फंगी, है ना, ऐसे लिख दीजिए मैटर। उसके बाद लिख दीजिए उसमें कि इट इन इट रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द बडिंग। बडिंग क्या था, बडिंग में होता क्या था, ऐसे जो ऐसे एक ईस्ट है, इसमें एक ऐसे थोड़ा सा उभार आएगा और ये मेच्योर होते होते 2 बन जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये बडिंग के द्वारा ईस्ट में डिवीज़न होता है, ओके। अब माउल्ट्स की बात आती है, तो माउल्ट्स में होता क्या है मैटर, माउल्ट्स भी इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगी, है ना, इट इज़ द एराइल शेप और मैनी ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और माउल्ट्स में क्या होता है, जैसे ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे, जैसे कि ये है ऐसे 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 ब्रांचेज है, तो ये इसका एक पोर्शन जो है टूट जाएगा और यहाँ पे इसका डिवीज़न हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिक, ओके। तो ये चलिए हो गया, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेपर पे आ जाते हैं। इसमें जो है ये देखिए, अब कह रहे हैं आप सब बता रहे हैं हम लोग के लास्ट मोमेंट पे ऐसे कन्फ्यूजन क्यों होता है, कुछ नहीं, आप बस सुन लीजिए, कुछ भी थोड़ा बहुत याद रहेगा ना, आप पढ़े हैं, मैम ये थोड़ी कर रहा हूँ कि आप बस अभी याद करिए, आप पढ़े हुए हैं, आप बस यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फटाफट क्या मैटर है। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 2 टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है। फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या है कि सीधे सीधे दवाई प्रिपरेशन वगैरह की बात हो रही है, और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जहाँ पे ट्रीटमेंट की बातें हो रही हैं। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आप डिफाइन कर दीजिए। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी इज स्पेशली इंडिकेट द मेडिसिन प्रोडक्शन एरिया और इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। बट अब दूसरे कॉलम में लिखेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वर्ड्स इंडिकेट द hospitals and clinics area where the
ट्रीटमेंट अकर्स ऑफ द पेशेंट। ओके, ये सब चीज़ें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लियर लिख देना है, बात खत्म हो जाएगी आपकी। यहाँ पे लिखिए गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आप 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भैया अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक को जानते हैं, ये आप प्रोकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर, जिनका कोई पूरे शरीर जो है एक ही सेल से बना, जैसे ये कि बता दे रहे हैं यहाँ पे एक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, एक ही सेल से बना। और हमारा शरीर क्या है? वो मल्टी सेलुलर है, तो उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ढेर सारे सेल से। जैसे हमारा शरीर पूरा जो है, हम देखिए गर्भ में थे हम, जो भी है मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, तो एक मेल सेल और एक फीमेल सेल मिलता है, तो वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। और उसके बाद देखिए छोटे से पूरा एक 9 मंथ में डिलीवरी होता है बेबीज़ का, वो पूरा एक बड़ी शरीर बन जाता है। फिर धीरे धीरे हम लोग 5 फीट 7 फीट हो जाते हैं। तो ढेर सारे सेल्स तो ग्रोथ हुए तभी तो मल्टी सेलुलर और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, और क्या है प्रोकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक जो है नॉन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इसमें पूरा डिस्टिंक्ट यानी सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। यूकैरियोटिक में थ्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, और इसमें प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें। आर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, राइबोसोम, ये सब प्रॉपर नहीं पाए जाते हैं ढेर सारे, और इसमें पूरे पाए जाते हैं ढेर सारे, है ना। ओके, और एग्जाम्पल लिख दीजिए लास्ट में बस। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया। ओके, और यूकैरियोटिक में आपके ह्यूमन, एनिमल्स। ओके, ये सब चीज़ें हैं। चलिए यहीं पे देखिए, फिर अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। हाउ विल यू डिफाइन सेल कल्चर? आप कैसे सेल कल्चर को डिफाइन करेंगे, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, तो अब फिर से नहीं रिपीट करेंगे। ओके, फिर है राइट एनी 4 नेम्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन में 4 इक्विपमेंट्स के नाम लिख दीजिए आप। तो ठीक है, लिख देते हैं, बात खत्म। यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन पहला हो गया, ऑटोक्लेव पहला हो गया, ऑटोक्लेव दूसरा हो गया, हॉट एयर ओवन तीसरा हो जाएगा, और स्टीम स्टेलाइजर चौथा हो जाएगा आपका, यूवी चैम्बर्स। ओके, स्टीम स्टेलाइजर का मतलब ये सीधे भाप से जिसको स्टेलाइज कर रहे हैं, और यूवी चैम्बर जिसमें यूवी रेज का यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आप समझ पा रहे हैं बात को। ओके, तो यहाँ पे और देखते हैं क्या मैटर है भाई आगे। चलिए इसमें देखिए, अब गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जी का कंट्रीब्यूशन बताना है कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में क्या अपना योगदान दिया है। लुईस पास्चर जी को देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है डिजीज़ के बारे में बताया था कि डिजीज़ जो है माइक्रोब्स की वजह से भी होता है, जैसे कि कॉलेरा है, एंथ्रेक्स है, रेबीज़ है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताया था। और वैक्सीन भी हो जाता है रेबीज़ का, एंथ्रेक्स का, कॉलेरा का। तो ये सब पॉइंट्स है, छोटा छोटा आप लिख देंगे कि ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ही डिस्कवर द वैक्सीन्स। फिर है, ठीक है ना, उसके बाद ही फर्स्टली says the statement, give the statement related to the microbial diseases. Okay, and he also give the pasteurization process. पास्चुराइजेशन होता है ना, जैसे दूध को ऐसे इतना गर्म किया जाए कि बस माइक्रोब्स उसके इनएक्टिव हो जाए, पूरा किल ना हो, उसे पास्चुराइजेशन बोलते हैं, है ना। ये एग्जांपल है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे लगभग जो गर्म करते हैं तो उसे पास्चुराइजेशन बोल देते हैं, या फिर अंडर द 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इनका योगदान लुईस पास्चर जी का। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ पे देखिए अब लिखा है इनलिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का टाइप्स बताना है। ये माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप 2 शब्द होता है, लेकिन ये शब्द यहाँ पे गड़बड़ लिखती हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोप होना चाहिए, है ना। माइक्रोस्कोपी जो होता है एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, और माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप पूछ रहा है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप, सम आर रिटन हियर, जैसे आप लिख देंगे प्रॉपर लाइनिंग, और उसके बाद नीचे लिख देंगे पहला लिख दीजिए लाइट माइक्रोस्कोपी, दूसरा लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके, और तीसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। फिर इलेक्ट्रॉन में भी है स्कैनिंग और ट्रांसमिशन, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ओके, और लाइट वाले में कंट्रास्ट, डार्क, ब्राइट, ये सब लिख दीजिए आप, काम एकदम बन जाएगा बढ़िया एकदम, है ना। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन मैकेनिकल स्टेलाइजेशन विद एग्जांपल। मैकेनिकल स्टेलाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब होता है फिजिकली, सीधे सीधे मीन है। तो 2 टाइप स्टेलाइजेशन टेक्निक इन विच द फिजिकली डैमेज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मैकेनिकल स्टेलाइजेशन, है ना। ओके, तो एग्जांपल में लिख देंगे आप इसके मेम्ब्रेन स्टेलाइजेशन, फिर कैंडल स्टेलाइजेशन टेक्निक, है ना। फिर यहीं पे सिंटर्ड स्टेलाइजेशन टेक्निक। ओके, तो ये है एग्जांपल्स इसके, आपने पढ़ा हुआ है। ओके ब्रदर, चलिए अगला देखते हैं एच, गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल। अभी मैंने ऊपर पढ़ा दिया है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनोवेट द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया चौथा यूनिट का है आपका। एसेप्टिक एरिया में कैसे जो है कंटामिनेशन हो सकते हैं, या फिर किस वजह से हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं। तो देखिए एटमॉस्फेयर होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, कल ही वीडियो अपलोड किया था, और भी ढेर सारे, मतलब लगभग 10 दिन के अंदर में मैंने 4 मिनट तक अपलोड किया प्रॉपर, आपने देखा भी होगा। ओके, कोई ना। यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, तो एटमॉस्फेयर से हो सकता है। एटमॉस्फेयर में जैसे एयर है, ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। आपको बस लिख देना है पॉइंट बाई पॉइंट, बहुत एक्सप्लेन करने का ना। ऑपरेटर यानी कि जो मनुष्य, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम करेंगे, उनकी वजह से हो सकता है, उनकी स्किन, हेयर और स्वेट, इन सब की वजह से कंटामिनेशन हो सकता है, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ओके, और वहीं पे इक्विपमेंट की वजह से भी हो सकता है। इक्विपमेंट
है ना, जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ हो रहे हैं, मशीन्स वगैरह, इनकी वजह से हो सकता है ना। तो सो ऐसे लिख दीजिए नंबरिंग करके, उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना तो कर दीजिए। 2-2 नंबर में वैसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी 2 नंबर देता नहीं है, आप याद रखिए, एग्जैक्ट पॉइंट लिखिए, बहुत ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसी में रॉ मटेरियल्स लिख दीजिए, जो भी बनेगा लेबोरेटरी में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसके प्रोडक्ट्स आएंगे तभी तो वो बनेगा वहाँ पे। ओके, वही रॉ मटेरियल्स। तो 4 लिख दीजिए आप मेनली। पहला जो है वहाँ पे ये रहेगा, पहला क्या रहेगा, ऑपरेटर्स, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा क्या रहेगा, रॉ मटेरियल्स, चौथा इक्विपमेंट्स। तो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ कंटामिनेशन सेफ्टी थ्योरी। ओके, लास्ट टाइम व्हाट इज माइक्रोबियल स्पॉयलेज। देखिए वो माइक्रोबियल स्पॉयलेज क्या है, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीवाणु में, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, और स्पॉयलेज का मतलब तो खत्म हो जाना, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाना, क्षय जो हो जाए। कंटामिनेशन, देखिए कंटामिनेशन क्या है, होने वाली प्रक्रिया, और स्पॉयलेज 2 अलग अलग चीज़ें। कंटामिनेशन एंड स्पॉयलेज 2 अलग अलग चीज़ें। कंटामिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स एनी प्रोडक्ट्स लाइक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सिरप, टैबलेट्स, क्रीम्स आर डिस्ट्रॉइंग, है ना, डिस्ट्रॉइंग हो रहा है, खराब हो रहा है। और स्पॉयलेज में क्या होता है, हो गया, डिस्ट्रॉयड, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स आवर प्रोडक्ट्स आर स्पॉइल्ड, है ना, डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया है, खराब हो गया है, अब यूज़ करने लायक नहीं था। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा माइक्रोबियल स्पॉयलेज कंटामिनेशन में, है ना। ओके, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए बस 2 क्वेश्चन पेपर और बचा है, तो फटाफट मैं डिस्कस कर लूँगा। और लगभग 15 मिनट की वीडियो होगी, तो थोड़ा सा और बस 10-15 मिनट का, मतलब आधे घंटे में आपका ये पूरा हो जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि हाँ पसंद आ रहा है, तो पूरा देख के जाइए वीडियो, मतलब समझ आ रही है ये चीज़ें, तो ओके, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए लास्ट मोमेंट में ये चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे भी देख लेते हैं फटाफट। आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, अभी देख चुके हैं हम लोग। देखिए, इनलिस्ट ओनली नेम्स ऑफ इक्विपमेंट इम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टेलाइजेशन। वही जो स्मॉल लेवल और लार्ज लेवल, लार्ज स्केल का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पे जब स्टेलाइजेशन हो रहा है। और हमने देखा है जो अपने माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल वगैरह में हार्ट और ओवन का यूज होता है, छोटा सा रहता है, और ऑटोक्लेव रहता है, वो भी छोटा सा रहता है ना। तो ये सब चीज़ें तो लार्ज स्केल पे बताना है, तो वही सेम बड़े पैमाने पे जब करना है तो बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ऑटोक्लेव का ही बहुत बड़ा सा कंटेनर रहेगा ऐसे, है ना, ऑटोक्लेव कुकर, लेकिन वो बहुत बड़ा सा रहेगा, और हॉट एयर भी बड़ा सा रहेगा, है ना। और फिर गैसियस स्टेलाइजेशन भी होता है। तो ये सब आप लिख देंगे, 2-3 पॉइंट आपका हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहीं पे, एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर। अच्छा, बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर के यूज़ क्या है। अब देखिए यहाँ शब्द को बस समझ लिया करिए आप लोग। बायोलॉजिकल मतलब जैविक संबंधित हो रहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। स्टेरिलिटी आप जानते हैं जो किलिंग करने की प्रोसेस है माइक्रोब्स की, और इंडिकेटर्स जो सूचना दी। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं, तो जैसे कि बायोलॉजिकल यूज लिख देंगे, देयर आर मैनी यूजेस, द बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स आर वी कंफर्म अबाउट द स्टेरिलाइजेशन अकर्स और नॉट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए उसी में ऐसे नंबरिंग करके, बाई इट द वी परफॉर्म लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन, क्योंकि जब हम कंफर्म हो जाएंगे तो बड़े पैमाने पे भी हम बना सकते हैं, ये यूज है सब ना। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख देंगे उसी में, द बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर इज़ वेरी गुड इंडिकेटर्स, है ना। ऐसे करके आप पॉइंट लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना नहीं है बस। चलिए अगला देखते हैं इसी में, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में आपने पढ़ा था। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 कॉलम बनाएंगे और लिख डालेंगे प्रॉपर हम लोग, क्योंकि ये बहुत आसान है चीज़ें। ग्राम पॉजिटिव जो है, ग्राम पॉजिटिव इसके जो है देखिए सेल वाल मोटे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव का सेल वाल मोटा होता है, थिक, और ग्राम नेगेटिव का थिन सेल वाल फाउंड। उसका लिख दीजिए, ग्राम पॉजिटिव रिटेन कलर या ऑब्जर्व कलर्ड व्हेन वी स्टेनिंग डूइंग, है ना, या फिर स्टेनिंग परफॉर्मिंग। शब्दों का थोड़ा सा इधर उधर बहुत असर पड़ता है, तो परफॉर्मिंग लिखिए। और ग्राम नेगेटिव में ड्यूरिंग द स्टेनिंग इट नॉट एब्जॉर्ब द कलर। ओके, फिर तीसरा पॉइंट लिख देंगे ग्राम पॉजिटिव में, पेप्टाइडोग्लाइकेन मल्टी लेयर फाउंडेड, और ग्राम नेगेटिव में सिंगल लेयर फाउंडेड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, अगला लेयर उसी में रहेगा अगला पॉइंट। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एग्जाम्पल्स आर बैसिलस स्पीसीज एंड ग्राम नेगेटिव इज इकोलाई। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उसके बाद है वहीं पे एक क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ चिकन मार्टिन टेस्ट ओवर रीडल वाकर टेस्ट। ओके, ये रीडल वाकर टेस्ट जो है, इसमें क्या होता है मैटर भैया, इसमें जो है हम देखते हैं क्या, यहाँ पे आप देखिए रीडल वाकर जो ये टेस्ट है चिकन मार्टिन टेस्ट, यहाँ पे आप सिंपल लिखिए, दीज टेस्ट आर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर, लगभग जो है समान होते हैं। और इन द चिकन मार्टिन टेस्ट वी यूज द fecal matter to as a media, है ना। इन द रीडल वाकर टेस्ट इन द वाटर आर यूज्ड। ओके, ऐसे करके आप पॉइंट लिख देंगे, 3-4 लाइन बस हो जाएगा ये मैटर, कोई दिक्कत नहीं। यानी सीधे सीधे फीकल मैटर यूज होता है और वाटर यूज होता है, और ये दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, और इट बोथ आर यूज्ड टू द चेक द माइक्रोबियल प्रेजेंस लाइक IMVIC टेस्ट, है ना, IMVIC टेस्ट। ओके,
चलिए, और IMVIC का देखिए फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, और राइट द फुल फॉर्म ऑफ IMVIC। IMVIC देखिए, आई का मतलब है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, मेथिल रिडक्शन टेस्ट, वी बोगस प्रोस्कॉर टेस्ट, आई इट्स नो सिग्निफिकेंस, सी का सिट्रिक एसिड यूटिलाइजेशन टेस्ट, ओके, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, ओके। तो ये फुल फॉर्म भी पूछ देता, कभी कभी आपको याद रहना चाहिए, ओके। चलिए यहीं पे देखते हैं और क्या चीज़ें मैटर है। अगला क्वेश्चन, इलिस्ट्रेट द मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना मीडिया स्टेबिलिटी या सॉरी सुटेबिलिटी टेस्ट और ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट का क्या मतलब है। तो मीडिया सुटेबिलिटी का मतलब ना, मीडिया मतलब कल्चर जो आप बनाते हैं, ढेर सारे प्रोटीन के सोर्स, आगार, ये सब पानी उन्हें डाल के, और सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त। तो मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट परफॉर्मिंग फॉर द विथ टेस्टिंग द मीडिया आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट, है ना, ये प्रॉपर हो जाएगा। और ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट यानी कि हम चेक करेंगे कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है मीडिया की वजह से, है ना। जो भी जैसे कि हम कुछ डाइटिशियन से फॉलो करेंगे कि रूटीन बताइए हमको कि हम डाइट लें और हम मोटे हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, तो उस ये देखेंगे ना 2-4-10 दिन बाद कि हाँ हमें वेट गेन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, यानी कि हम देखेंगे कि बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट आर दोज टाइप टेस्ट इन विच वी परफॉर्मिंग द या वी ऑब्जर्विंग द माइक्रोवेल ग्रोथ ऑकर्स और नॉट, ओके, ठीक है। यहीं पर क्लासीफाई क्लीन एरिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लीन एरिया को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका होता है जैसे कि सीधे सीधे लिख दीजिए, दे आर क्लासिफाइड बाय वेरियस मेथड्स बट हियर वन मेथड आर इंडिकेटेड और एक्सप्लेन्ड या मेंशनड, ऐसे करके शब्द आप लिख सकेंगे। तो ऐसे नंबरिंग करके लिख दीजिए, फिर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ग्रेड डी, ए से लेकर डी तक हो जाएगा ये क्लासिफिकेशन, ओके, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन स्टेराइल एरिया, वही एसेप्टिक एरिया या फिर स्टेराइल एरिया में सोर्स वही पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये आपको बता दिया गया। फिर राइट नोट ऑन बैक्टीरियल स्पॉयलेज, मैंने पहले ही बता दिया है, बैक्टीरियल स्पॉयलेज इज अ वेरी हार्मफुल फॉर आवर द प्रोडक्शन, ऐसे लिख दीजिए पॉइंट्स बना के। और बैक्टीरियल स्पॉयलेज मीन्स द इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया आवर प्रोडक्ट्स आर स्पॉइल्ड और डिस्ट्रॉयड, इट्स नॉट एबल टू यूज़, ऐसे पॉइंट्स आप लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, वाई आर आई ड्रॉप एडवाइज टू बी डिस्कार्डेड विद इन 30 days आफ्टर ओपनिंग। अच्छा, आई ड्रॉप जो है 30 दिन के बाद क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, ये ऐसा क्यों बोला जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 30 दिन के बाद ये आई ड्रॉप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आई जो है बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा, अगर थोड़ा सा कुछ दिक्कत होगी बस पता चले हमारा आई जो है ख़राब हो सकता है, मतलब आई डैमेज हो सकता है, ये सब चीज़ें हमारी विज़न लॉस हो जाएगा, हम देख नहीं सकते। पैर पे क्या चोट लगता है तो थोड़ा सा आपको लगता है 2 दिन लंगड़े, थोड़ा सा लंगड़ी जैसे करने चलना पड़े, है ना, उस पैर पे हम फोर्स ना दे पाएँ, लेकिन वो ठीक हो जाता है, हिल गया। लेकिन आंखों में डैमेजिंग होगी पता चले बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप जो ये ओपन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन या 30 दिन यूज़ करिए इसको, उसके बाद फेंक दीजिएगा, क्योंकि जब खुल जाता है ना तो उसमें एयर जाने लगता है, और आपको भी पता है एयर जो है कंटामिनेशन का सोर्स है, उसमें डस्ट जाने लगेंगे, तो इसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए बस मना किया था। तो यहाँ पे लिखिए आप सिंपली कि द आई ड्रॉप्स आर एडवाइज टू बी डिस्कार्डेड विद इन 30 days आफ्टर ओपनिंग बिकॉज द आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन आवर बॉडी, सो व्हेन वी ओपन द कैप ऑफ ड्रॉप्स हियर द इट कम अंडर द टच ऑफ एयर डस्ट, सो इट इज़ कंटामिनेटेड। बस ये मैटर है आपका, प्रॉपर लिख देंगे आप। ये आप जो सुन रहे हैं ना शब्द, इसी को थोड़ा सा रफली ऐसे फटाफट लिखते जाइए, फटाफट ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, और आप सुन के भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं, यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। चलिए अब देख लेते हैं, यहीं पे एक इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सेम ही है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं सिमिलरली जो चीज़ें हैं, ओके। देखिए क्या है, मेंशन एनी 2 रिएजेंट यूज इन एसिड फास्ट स्टेनिंग। अच्छा, 2 रिएजेंट के नाम बताने हैं। रिएजेंट वही होते हैं जो हमारे फाइनल रिजल्ट देने में मदद करते हैं, कलर दिखाने में मदद करते हैं। जैसे कि इसमें क्या है भैया, कार्बल फुस्टीन है, सॉरी कॉबल फुस्टीन, FUCHSIN, है ना, फुस्टीन। और उसके बाद एसिड अल्कोहल, मेथिलीन ब्लू, ओके, ये सब आते हैं इसमें। 2-3 नाम दे दीजिए, देखिए 2 ही लिखा है, तो कॉबल फुस्टीन और मेथिलीन ब्लू, एसिड अल्कोहल ब्लू। आप देखिए कोई भी पूछ दे, अगर जैसे कि एसिड फास्ट स्टेनिंग यानी जीएल निसल की बात कर रहा है यहाँ पे, यही पूछ दे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग है, तो ये भी लिख देंगे आप, उसमें भी मेथिलीन ब्लू, है ना, ये सब चीज़ लिख दीजिए। सिंपल स्टेनिंग पूछ दे, उसमें भी आप मेथिलीन ब्लू लिख दीजिए, काम खत्म, ओके। क्लासीफाई फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन बताना है स्टेलाइजेशन टेक्निक का, ठीक है। तो इसमें 3-4 थे आपके फिजिकल में स्टेलाइजेशन टेक्निक में। हॉट एयर ओवन पहला था, हॉट एयर ओवन, दूसरा था यहीं पे ऑटोक्लेविंग, उसको मतलब ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेकिन हॉट एयर को हॉट बाई हीट स्टेलाइजेशन, बाई मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, है ना, बाई इंसरेनेशन, इंसरेशन का मतलब होता है जला देना, और बाई सनलाइट, है ना, 4 टाइप के, ऐसे लिख दीजिए, आप हो जाएगा काम, ओके। यहीं पे अब देख लेते हैं अगला,
मेंशन टाइप ऑफ मीडिया यूज इन कल्टीवेशन ऑफ फंगी, फंगी के लिए कौन से मीडिया का यूज होता है, तो सिंपली लिखिए दो टाइप, इट इज़ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरली द फंगी आर कल्टिवेटेड इन बेसमेंट, इन प्लांट, ऐसे करके लिख देंगे आप। और सिंथेटिक में कि हमें जो बनाया जाता है तो हम उसमें प्रॉपर जो है अगार डालेंगे, प्रोटीन के सोर्स, वाटर डालेंगे, पेप्टोन डालेंगे, ये सब चीज़ें होते हैं। पेप्टोन जो प्रोटीन का सोर्स है, अगार भी प्रोटीन का सोर्स है, वाटर डालेंगे आपके मिनरल्स वगैरह, और लिक्विड के लिए सोर्स है ना, तो ये सिंथेटिक हो जाएगा। ओके ब्रदर, चलिए यहीं पे अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम क्या है। राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अच्छा, स्टेरिलिटी टेस्टिंग के प्रिंसिपल लिख दीजिए। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रिंसिपल यही है भैया, द स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज प्रिंसिपल इज डिपेंड्स ऑन द वी चेक या वी टेस्टेड द आवर प्रोडक्ट आर स्टेराइल और नॉट बाय द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। यही है बस मेन मैटर कि हम इसमें टेस्ट करते हैं कि हाँ हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो स्टेराइल हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ें। फिर अगला पॉइंट वही में है, व्हाट इज द रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया। अगार का रोल क्या है भैया, लिखिए अगार। अगार इज अ सीवीड, ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है भैया, घासनुमा होता है। उसके बाद ऐसे पॉइंट वाली दीजिए, देयर आर मैनी रोल, इट प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट source, it also provide the protein source for the bacteria or fungi or microorganisms which are helpful to growth in the cell culture of the cells। ये सब चीज़ आप लिख दीजिए प्रॉपर। ओके, यहीं पे अब रोडेक प्लेट्स क्या होता है, रोडेक प्लेट्स। तो रोडेक प्लेट्स का देखिए फुल फॉर्म होता है, आर से रिप्लिकेट, ओ से ऑर्गेनिज्म और डी से डिटेक्शन और ए से एंड है और काउंटिंग, यानी रिप्लिकेट, ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन एंड काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट किया जाता है और उनको काउंट किया जाता है कि वो कितने ग्रोथ किए हैं और नहीं किए हैं। ऐसे प्लेट नुमा रहेगा कुछ, ऐसे प्लेट नुमा, और इस पर जो है इनका देखा जाएगा। देखिए रिप्लिकेट, ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन एंड काउंटिंग। तो ये प्लेट है जिस पे हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो कितने ग्रोथ किए हैं, कितने रिप्लिकेट किए हैं, कितने सेल डिवीजन हुआ है, यही इस पे किया जाता है। तो रोडेक प्लेट आर दोज टाइप प्लेट विच आर हेल्पफुल टू डिटेक्ट द हाउ मच माइक्रोब्स आर डिवाइडेड इन द कल्चर मीडिया। ओके, चलिए ये चीज़ें हैं। अब यहीं पे देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला है भैया। अगला पॉइंट है राइट द इंक्यूबेशन कंडीशन फॉर सेल कल्चर। अच्छा, इंक्यूबेशन यानी क्या क्या कंडीशन देना है कि सेल कल्चरिंग हो पाए। सेल कल्चरिंग मैंने बता चुका है पहले ही कि प्लांट सेल से या फिर एनिमल सेल से हम सेल्स लेते हैं और उसको ग्रोथ करवाते हैं। तो इंक्यूबेशन कंडीशन में इसको प्रॉपर टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर कितना रहेगा, रूम टेम्परेचर रहेगा लगभग, रूम टेम्परेचर यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और उसका पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इसे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे स्टेरिलिटी का ध्यान रखेंगे। ठीक, चौथा पॉइंट यहाँ पे हम पूरा ट्रेंड पर्सन रखेंगे इसके पास। ये सब इंक्यूबेशन कंडीशन है। 4 पॉइंट लिख दीजिए, बात खत्म। फिर यहाँ पे लिखा है देखिए लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज इन फार्मास्यूटिकल्स। डिफरेंट टाइप की स्पॉयलेज क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वही है फिजिकल स्पॉयलेज, केमिकल स्पॉयलेज, डिकलरेशन, ऑर्डर चेंजेस, ये सब चीज़ें होते हैं। ओके, फिर लिखा है राइट ए नोट ऑन ग्रेड बी रूम। तो ग्रेड बी रूम क्या होता है, क्लीन रूम इन ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट ISO 7 इन्वायरमेंट। ओके, अच्छा देखिए अभी और नीचे आएंगे ना तो यहीं पे अभी देगा ISO के अकॉर्डिंग जो है, आप बताइए रूम का क्लासिफिकेशन वगैरह। तो यहीं पे देखिए ग्रेड बी रूम क्या होता है, ये ISO इन आप अभी और सेमेस्टर अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे 5वें 6वें में तो आपको ISO के बारे में प्रॉपर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो पैमाना तय करती है कि हाँ आपका प्रोडक्ट सही है, पूरे इंडिया में बिक सकता है, पूरे वर्ल्ड में बिक सकता है। ISO है ना, आपने देखा भी है इसका मार्का वगैरह। ठीक, तो ISO ग्रेड बी रूम होता है ना, ये क्लीनेस्ट रूम होता है ISO 7 के अकॉर्डिंग। ISO के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो करते हैं ना क्लीन रूम का, तो वो होता है ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, ISO 9। 1 वाला सबसे क्लीनेस्ट होता है और ISO 9 जो है 1 के कंपेरिजन में सबसे डर्टी होता है, यानी कि पहले ISO 1 के तुलना में ISO 9 जो है सबसे गंदा रूम होता है। तो उसी के बीच में 7 आता है, तो द ग्रेड बी रूम इज कम अंडर द ISO 7 ग्रेड विच इज़ द कॉमन रूम फॉर द स्टेराइल पर्पज। ओके, सिंपली लिखिए ऐसे। फिर यहीं पे राइट अ शॉर्ट नोट आना बायो इंडिकेटर्स फॉर थर्मल इंडिकेटर। अच्छा, थर्मल इंडिकेटर के लिए क्या लिखना है भैया, थर्मल इंडिकेटर्स आर बायो इंडिकेटर्स आर इंडिकेटर विच इंडिकेट या विच गिव इंडिकेशन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज वी श्योर अबाउट द आवर प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इट इज़ प्रॉपर यूजेबल। ये जो भी बायो इंडिकेटर्स हैं इनके वजह से हमें ये पता चलता है कि प्रॉपर जो भी प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है ये प्रॉपर यूज़ करने लायक है ना। तो ये थर्मल स्टेरिलाइजेशन के अंदर आता है। अब कह रहे हैं कि आप सोचेंगे कि सभी डिस्कशन करवा रहे हैं, आप सभी क्वेश्चन कितना कन्फ्यूजन, नहीं, आपको बस जितना याद है वो तो याद ही, आप एक बार सुन लीजिए इसको, बस मैटर क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, अब देख लीजिए एक लास्ट पेज बचा है बस, तो 5 मिनट और लगेगा और खत्म हो जाएगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया अभी,
अगले क्वेश्चंस में ये डिस्कस कर लिया है। देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ लिया है। एग्जाम्पल जो है प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक का एनिमल है, ह्यूमन है। ठीक है, इंग्लिश द फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पाइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अच्छा, क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है जो माइक्रोबियल स्पाइलेज को प्रमोट करते हैं भैया, ऐसे फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो वही है, रॉ मटेरियल लिख दीजिए, अनट्रेंड पर्सन लिख दीजिए, इन्वायरमेंट लिख दीजिए, वाटर लिख दीजिए, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे अगला पॉइंट लिख देंगे आप, गिव डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट विद एग्जांपल। ये वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़े थे हम लोग। ओके, उसके बाद है डी पॉइंट, क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ISO। देखिए ISO के अकॉर्डिंग क्या क्या है, तो या वही मैंने बता दिया ना, ISO 1 लिख दीजिए, ISO 2 लिख दीजिए, ISO 3 लिख दीजिए, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ऐसे करके 8 तक। और 1 को लिख दीजिए इट इज़ अ क्लीनेस्ट एरिया, और 9 को लिख दीजिए इट इज़ अ डर्टीएस्ट एरिया कंपेरिजन टू ISO 1 रूम। ओके, ये सिंपल है। यहीं पे लिखिए कमेंट ऑन को रिलेशन बिटवीन डी वैल्यू एंड जेड वैल्यू इन स्टेलाइजेशन। डी वैल्यू और जेड वैल्यू के बारे में बता देना आपको थोड़ा सा। तो डी वैल्यू क्या होता है ना, ये ऐसी एक कंडीशन है जब स्टेलाइजेशन करते हैं तो जिसमें 90% आप माइक्रोऑर्गेनिज्म इनएक्टिव, लगभग जो है 90% जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म जो किल हो जाता है। डी एक ऐसी अवस्था स्टेट है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अभी कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें 4-5 स्टेप होते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। उसी में जेड वैल्यू जो है, तो जेड वैल्यू इंडिकेट करता है आपका हाउ सेंसिटिव द माइक्रोऑर्गेनिज्म चेंज द टेम्परेचर। जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो कितने सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेकर। जैसे कुछ होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मर जाएंगे, और कुछ जो होंगे 150 डिग्री सेल्सियस पे मर जाएंगे, है ना, वही बोल रहा है। तो जेड वैल्यू और डी वैल्यू। ओके, डी वैल्यू में 90% तक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है किल हो जाते हैं। और ऐसे सीधे लिखिए, डी वैल्यू इज द स्टेट इन विच द 90% ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इनएक्टिव्स। जेड वैल्यू को लिख दीजिए, जेड वैल्यू इन द स्टेलाइजेशन टेक्निक इट इज़ अ स्टेट विच इंडिकेट द माइक्रोऑर्गेनिज्म हाउ सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। बस सिंपल है। फिर यहाँ पे प्राइमरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है? प्राइमरी सेल कल्चर में होता है सिंपली हम सेल कल्चर लेंगे और उसको ग्रोथ करवाना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्लांट और एनिमल से लेके, वो प्राइमरी सेल कल्चर। और सेकेंडरी सेल कल्चर अगर पूछ दे तो सेकेंडरी कल्चर होता है जब हम पहले प्राइमरी सेल कल्चर करने के बाद जो मीडिया में सेल डेवलप किया उसको लेके फिर हम सेकेंड परफॉर्म करें तो उसे सेकेंडरी करते हैं। प्राइमरी का मतलब फर्स्टली वी टेक द सेल्स फ्रॉम द एनिमल और प्लांट सोर्स एंड यूज टू द developed it in the culture media. A secondary culture media is the cells are taken by the primary cultured sample. Okay, यहाँ पे देखिए अब ये पूछ रहा है DOP टेस्ट फॉर HEPA फिल्टर। DOP टेस्ट क्या होता है भाई? तो ये बता देना है आपको। DOP का फुल फॉर्म होता है जी, DOP का फुल फॉर्म होता है डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट। हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, ये भी कभी कभी दो नंबर में पूछ सकता है। हेपा फिल्टर क्या होता है? तो हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म होता है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, यानी कि एक ऐसी जाली है, इट इज़ अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, आप लिख देंगे हेपा फिल्टर इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर विच यूज टू द फिल्टर द प्रॉपरली आवर एसेप्टिक एरिया, आवर इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इट इज हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर इन विच द वेरी फाइन पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड और फिल्टर्ड। ओके, और DOP टेस्ट इसी में यही होता है कि इसमें लिखा जाता है डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट, यानी कि जो भी इसमें सस्पेंड हो रहे हैं यानी पार्टिकल छन रहे हैं वो कितने माइक्रोन तक छन रहे हैं या फिर नहीं छन रहे हैं, कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है। तो DOP टेस्ट आर परफॉर्मिंग टू चेक द हेपा फिल्टर्स क्वालिटीज, इट्स एक्चुअली गुड और नॉट गुड। ओके, फिर यहाँ लिखा है एडमिट ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। फिजिकल पैरामीटर यानी कि आप बताइए कि किस किस कंडीशन पे बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकती है, तो वही बताएंगे आप। इसमें टेम्परेचर रहना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, है ना, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए प्रॉपर। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए वाटर मिलना चाहिए प्रॉपर यहाँ पे, है ना। उसके बाद इसका pH प्रॉपर होना चाहिए, है ना। ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, मॉइस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। ओके, तो ये सब चीज़ें इसका पैरामीटर्स बैक्टीरियल ग्रोथ के। फिर यहाँ पे हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। अच्छा, पेंसिलिन के बारे में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो लिखिए पेंसिलिन इज अ वेरी मिरेकल डिवाइन डिस्कवरी अकर्स बाय द फ्लेमिंग अलेक्जेंडर, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है। द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑन दिस इरा, ना, ऑन दोस इरा। वो उस जमाने के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। द पेंसिलिन इज डिस्कवर्ड इन 1928। आपको कैसे आप इसको मतलब बताएंगे कि पेंसिलिन कैसे खोजा गया, ये सब आप बता देंगे, है ना। इट डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू द ट्रीट द ऑल वॉरियर्स और सोल्जर्स। ऐसे आप लिख दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप लिखता है गिव एनोनेट नोट ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ अमीनो एसिड। अच्छा, आपको अमीनो एसिड का माइक्रोबियल एसे बता देना है। तो अमीनो एसिड क्या होता है? विटामिन के कैटेगरी में आता है अमीनो एसिड, है ना, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें। तो सीरियसली लिखिए माइक्रोबियल अमीनो एसिड्स, माइक्रोबियल एसे इज़ वेरी यूनिक
microbial assay in which we performing the presence of microbes. This test it performed by two methods like कपलेट मेथड्स एंड टर्बिडीमेट्रिक मेथड। ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया है बट 7 नंबर और 10 नंबर में। ओके, तो ये प्रो आपका खत्म हुआ और आपका इतना समय लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपने इतने समय दिया, आपका समय भी हो सकता है ख़राब भी हुआ हो या फिर प्रॉफिटेबल हो, तो आप जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा, यस और नो और जो भी है। तो थोड़ा सा ये जो भी था कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, आपको याद भी है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब चीज़ें याद है। मैंने बस सोचा कि थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँगा आपको, एक 1 शॉट रिवीजन मैंने पहले ही बोला था वीडियो के, तो ये हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो सॉरी थोड़ा सा प्रॉपर वीडियो ना बना पाया, लेकिन कोई ना, अगले सब्जेक्ट्स के मैं प्रॉपर अपलोड कर दूँगा। आज ही मैं लग जाता हूँ जो भी अगले पेपर्स होने वाले हैं उसके लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ध्यान से पेपर देने जाइएगा, बहुत हड़बड़ी वगैरह कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा पहले निकलिएगा अपने सेंटर पे जाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह का रिस्क नहीं लेना है हम लोग। ओके, जल्दबाजी में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।